हेलो गाइस, क्लास 11 पीरियोडिक टेबल चैप्टर का 6 वीडियो है और आज के वीडियो का टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में स्टार्ट किया था और एटॉमिक रेडियस के पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। एटॉमिक रेडियस कितने टाइप की होती है, कैसे पीरियोडिक ट्रेंड होता है, क्यों होता है, इन सब के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। इसमें हमने यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में भी डिस्कस किया था। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी को समझने में अच्छे से हेल्प करेंगी। इसीलिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत डेप्थ में बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजों को भी लेते हुए चलेंगे आगे। इसके साथ में भी 1 से लेके और 60 एटॉमिक नंबर तक के जो आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ये क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से वेरी करती है, उसका रीजन क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। साथ में ही यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी मिलते हैं आपको ट्रेंड्स में, जो जनरल ट्रेंड होता है उससे हटके उन एक्सेप्शंस का रीजन भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और बोर्ड्स में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पूरा का पूरा थ्योरी लिखी हुई है। थ्योरी को अगर मैं यहाँ से समझाने लगूंगा तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। इस पूरे टॉपिक को मैं पहले डायग्रामेटिकली और थोड़े शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको समझा देता हूँ। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, उनको ही डायग्रामेटिकली समझोगे, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझोगे तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में यहाँ से आके रीड भी करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं, दो वर्ड्स को समझना यही इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड आ रहा है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, और दूसरा वर्ड आ रहा है ग्राउंड स्टेट। इन दोनों वर्ड्स को एक बार अच्छे से समझ लो। आइसोलेटेड का मतलब होता है बिल्कुल अलग। अलग कैसे, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ सोडियम का। सोडियम जो होता है वो कौन सी फॉर्म में मिलता है भाई, सॉलिड स्टेट में मिलता है सोडियम। अगर अलग एलिमेंट है, कुछ लिक्विड में भी मिल सकता है, कोई भी फिजिकल स्टेट में हो सकता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सॉलिड का। अगर सॉलिड में है सोडियम तो सोडियम के जो एटम्स होंगे, ये एटम्स जो होंगे सोडियम के, इन सोडियम के एटम्स के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसको हम मेटेलिक अट्रैक्शन फोर्स या मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। अब अगर मैं जब एनर्जी लगाऊंगा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो सबसे पहले जो एनर्जी यूज होगी वो क्या होगी, इन एटम्स को अलग अलग करने के लिए यूज होगी, ठीक है, जिसको आप सब्लिमेशन एनर्जी भी बोलते हैं। तब जाके ये किस स्टेट में आएंगे, गैसियस स्टेट में आएंगे, यानी कि अलग अलग होंगे, यानी कि इन दोनों एटम्स के बीच में तब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा होगा। क्लियर है। तो ये जो एनर्जी दी हमने यहाँ पे, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो पहले यूज ही नहीं हुई, यानी कि इलेक्ट्रॉन को तो बाद में निकालेगी, पहले ये एटम जो है वो अलग अलग होंगे। तो इसीलिए जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखेंगे या आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालेंगे तो सबसे पहले क्या है, हम इसको अलग अलग ही कर लेंगे। यानी कि जो एटम होगा वो कैसा होगा, आइसोलेटेड होना चाहिए और साथ में ही गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखते हैं तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं सोडियम के नीचे जी। जी का मतलब है गैसियस स्टेट में है और आइसोलेटेड है। क्लियर। दूसरा वर्ड आता है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि जो एटम है उसका अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। जैसे यहाँ पे एक ये एनर्जी लेवल है, एक ये एनर्जी लेवल है, एक ये एनर्जी, 3 एनर्जी लेवल है जिसको के एल एम बोल सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो, जैसे इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दी तो ये क्या हो सकता है, ऊपर वाले और जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें भी क्या कर सकता है, ट्रांजिट कर सकता है। और ट्रांजिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअल जो है पोजीशन से उससे अलग रहेगा। तो एक्चुअल में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी हमारी कैलकुलेट होके नहीं आएगी। इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन लिख रहे हैं या आयनाइजेशन एंथैल्पी हम प्रैक्टिकली निकाल रहे हैं, तो एटम जो होगा वो कौन सी स्टेट में होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम के वो सारे के सारे उन्हीं एनर्जी स्टेट्स में प्रेजेंट होने चाहिए जिनमें वो रहते हैं। क्लियर।
अब बात आती है डेफिनेशन की, एक बार दोबारा समझें डेफिनेशन को। एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब यहां से ये जो आइसोलेट गैसेस एटम जो है, इस गैसेस एटम में से जो सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को ही हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे 281 ये होगा, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब जैसे ही ये सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी कि M शेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव हो गया। अब M शेल में रिमूव हो गया तो उससे क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस बन जाएगा। सोडियम प्लस बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 28, यानी कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसको जनरली तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोला जाता है। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो क्या सेकंड, थर्ड, फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी भी होती है? बिल्कुल होती है। अगर यहां से एक और इलेक्ट्रॉन में रिमूव करूं इसमें से, तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम क्या बोलेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक और एग्जांपल से मैं बात करूंगा इसको लेकर, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है वो है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है किसी एटम में से, तो आपको एनर्जी देनी होगी, है ना। पॉजिटिव डेल्टा एच का मतलब है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब एनर्जी इसमें लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। बात करें अगर हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज की, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती हैं, यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम का। अगर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो होगा 2, 8 और 2, यानी कि आउटर मोस्ट शेल जो है, वैलेंस शेल जो है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख भी रहे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके फर्स्ट सेल में है और 8 इलेक्ट्रॉन इसके सेकंड सेल में है और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इसके वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट सेल में। अब हमारी डेफिनेशंस को अभी दोबारा से याद करो। डेफिनेशन में क्या बोला था, आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम कैसा होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए और आइसोलेटेड होना चाहिए। वो तो कंडीशन है, वो तो हमने यहाँ पे सबसे पहले फुलफिल करनी ही है। अब इस मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन, दो में से कोई एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा आई H1। H1 मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब मैग्नीशियम से क्या बन गया, मैग्नीशियम प्लस बन गया। मैग्नीशियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। पहले इसमें 12 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, अब इसमें कितने हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 11 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज होंगे। अब एक और इलेक्ट्रॉन जो बचा है ना आउटर मोस्ट शेल में मैग्नीशियम प्लस में, उसको भी अगर हम रिमूव करना चाहें तो वहां पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो एनर्जी क्या होगी, डेल्टा आई H2, यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये होगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है। थर्ड भी हो सकती है कि बिल्कुल थर्ड भी हम थियोरेटिकली निकाल सकते हैं, प्रैक्टिकली भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन होने के बाद में ये एनर्जी और भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। यानी कि इसमें से अगर एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल जो था, M सेल था, वो तो कंप्लीटली रिमूव हो गया। अब जो है वो कौन सा, ये वाला जो सेल है L सेल जो है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपका आउटर मोस्ट सेल बन गया। अब इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। क्लियर है। बात आती है कि ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड, फोर्थ, आगे वाली जितनी भी हैं, इनको सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोला जाता है। तो इनमें कोई रिलेशन होता है क्या, बिल्कुल रिलेशन होता है। और ये 100% याद रखना है कि एक ही एलिमेंट की जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं, जैसे मैं लिख दूं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ये डेल्टा आई H1, सेकेंड एंथैल्पी जो होगी वो उसको मैं लिख दूं डेल्टा आई H2, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा आई H3। इनमें आगे भी कहें तो इनकी वैल्यू जो होती है वो कंटिन्यू इंक्रीज होती जाती है, कंटिन्यू इंक्रीज होती है।
यानी कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो हैं वो कंटिन्यूअसली क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। यानी कि फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा क्यों है, समझना है, इसको बहुत आराम से समझ में आएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस से ही समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ इसको हम ZY रेशो या फिर हम सिंपल न्यूक्लियर चार्ज से भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज वर्ड दे रखा है, उससे ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने प्रोटॉन थे, टोटल यहाँ पे टोटल प्रोटॉन्स थे यहाँ 12, यहाँ पे टोटल प्रोटॉन कितने 12, प्रोटॉन्स का नंबर तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, नंबर किसका चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो यहां अगर देखो तो यहां पर इलेक्ट्रॉन या पर प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहा है, इस केस में अगर देखें तो 12 प्रोटॉन्स हैं और 12 ही इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने प्रोटॉन्स होल्ड हो रहे हैं, प्रोटॉन्स कितने, एक प्रोटॉन कितने को होल्ड कर रहा है, एक को होल्ड कर रहा है या एक को अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे कैलकुलेशन के बेसिस पे समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं ZY रेशो। इस ZY रेशो से हम इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ZY रेशो अगर मैग्नीशियम के लिए अगर आप कैलकुलेट करें, मैग्नीशियम एटम के लिए, तो वो वैल्यू आती है 1। ZY रेशो अगर आप मैग्नीशियम प्लस के लिए कैलकुलेट करें तो ये कितनी आएगी, ये लेस देन 1 आएगा। ये 12/11 आ रहा है, 12 इसमें प्रोटॉन्स हैं क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर तो चेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 11 हो गया। अगर थर्ड के लिए, यहाँ थर्ड आयन इसके लिए बात करें, यानी कि मैग्नीशियम +2 जो बन गया, मैग्नीशियम +2 जो बन गया है उसके लिए बात करें तो 12/10, यानी कि 12/10 का मतलब 1.2, ये 1.1 के आसपास या 1.1 इस तरह के कुछ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये वैल्यू जो है पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज जो है, जिसको आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्ड तो नहीं बोल सकते, ZY ही बोले, पर इलेक्ट्रॉन चार्ज या पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। क्या ऐसे भी समझ लीजिए कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता जा रहा है वैसे वैसे ये जो अट्रैक्शन जो है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि पहले 12 प्रोटॉन्स जो थे वो 12 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे थे, अभी 12 प्रोटॉन्स जो है उनको होल्ड करने के लिए सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन ही है, और यहाँ पे तो 12 प्रोटॉन्स जो है उनको 10 इलेक्ट्रॉन्स ही होल्ड करने, यानी कि ज्यादा प्रोटॉन्स, एक तरह से कह सकते हो इनडायरेक्टली प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा हो रहा है। नंबर ज्यादा नहीं हो रहा है, नंबर तो कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता जा रहा है तो रिलेटिवली हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, अट्रैक्शन जो होगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही ज्यादा होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन जो एंथैल्पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ZY रेशो के। ZY रेशो जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि हमेशा ये एक एलिमेंट के लिए इंक्रीज होती है, एक एलिमेंट के लिए। ठीक है, बात करें अगर ट्रेंड्स की, तो ट्रेंड्स जो होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का वो कैसा होता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1 से लेके 60 एटॉमिक नंबर तक के ट्रेंड्स दे रखे हैं, और ट्रेंड्स को आप इस तरह से देखो, यहाँ हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, बड़े, फिर कम हो गया, फिर बड़ा, फिर कम हो गया, बड़ा कम हो गया, इस तरह का एक इरेगुलर सा ट्रेंड बन रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड जरूर पकड़ में आएगा कि इसकी जो टॉप पीक पोजीशंस जो हैं, पीक पोजीशंस यहाँ पे देखो, पीक्स जो भी आ रही हैं वो सारी की सारी किसकी आ रही हैं, नोबल गैसेस की आ रही हैं। यानी कि मैक्सिमा जो है उनमें, उन पे कौन से एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे ये नोबल गैसेस हैं। नोबल गैस का मतलब क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, कंप्लीट है, यानी कि ये फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स हैं नोबल गैस। इसीलिए इनमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट है, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए इनके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। दूसरे मिनिमास को भी आप कंपेयर कर सकते हो। मिनिमा कहाँ कहाँ आ रहे हैं,
देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने पढ़ा था, इनमें क्या होता है NS1। NS1 मतलब लिथियम का अगर देखोगे तो यहाँ पे आएगा 2s1, सोडियम का आप देखोगे तो 3s1, यानी आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जो होगा S1 है। S1 का मतलब क्या है कि इनके पास अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन अगर इनका रिमूव हो जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होता है तो ये कौन से नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेते हैं तुरंत ही, यानी कि ये बहुत ही अनस्टेबल है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, मतलब ये तो चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। अब जो चाहता ही है कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, तो उनके लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बहुत ही कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, और लूज करने से क्या होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनको मिल रहा है, तो इनकी जो वैल्यू आएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वो क्या होगी, बहुत बहुत कम होगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, अब सक्सेसिव वाली तो मैंने आपको बता दिया, वो सक्सेसिव अगर करनी होंगी तब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखना होगा। क्लियर है ये वाली चीज। इसके अलावा और भी यहाँ पे अलग अलग जगह पे एलिमेंट्स हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा की बात करनी है। तो मैक्सिमा और मिनिमा पे, मैक्सिमा पे नोबल गैसेस होती हैं और मिनिमा पे क्या होती हैं, ग्रुप फर्स्ट होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रुप नंबर 1 से लेके जब ग्रुप नंबर 18 की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ पे मिनिमम है आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू और यहाँ पे मैक्सिमम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रुप में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती है। यहाँ से एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये वाली चीज आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें कि ये जो ट्रेंड है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, किससे अफेक्ट हो रहा है ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। तो देखो दो फैक्टर्स हैं यहाँ पे, मेनली दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड न्यूक्लियस। अब ये अट्रैक्शन है उसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कोई भी एटम है उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है, उसके बाद में इसके चारों तरफ क्या होंगी, कुछ सेल्स होंगी और उसके बाद में और भी सेल्स होंगे इस तरह के, और इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और यहाँ आउटर मोस्ट सेल के पास में जो अट्रैक्शन, ये आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से जितना अट्रैक्टेड फील करता है, या ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है जितना चार्ज इस न्यूक्लियस का फील करता है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और वो जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो थोड़ा सा एक्चुअल चार्ज से कम ही होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, इनको रिपेल करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिपल्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसको बोला जाता है। दोनों के बारे में पिछली वीडियो में बात की थी, लेकिन हमें जितना रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी चीजें मैं दोबारा से भी बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो जेड इफेक्टिव आपको समझ में आ गया। जेड इफेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल जो न्यूक्लियर चार्ज है माइनस ये रिपल्शन की वजह से या स्क्रीनिंग की वजह से जो आता है वो उसमें से माइनस हो जाता है। तो जो नेट चार्ज होता है, जो नेट चार्ज इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को फील होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि एक तरह से ऐसा बोलिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड न्यूक्लियस, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे जो हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए बात करनी है, अब समझना कि अगर किसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा, ये जो बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इसकी तरफ कर रहा है, न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से इसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली निकलेगा या फिर डिफिकल्टी से, बहुत डिफिकल्टी से निकलेगा। और बहुत डिफिकल्टी से निकलेगा तो एनर्जी की अमाउंट ज़्यादा होगी कम होगी, ऑब्वियसली एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो जेड इफेक्टिव होता है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरी बात आती है रिपल्शन, या फिर इसको हम बोल दें स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल इसी चीज़ को समझना कि ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर की साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है सपोज। अब इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन जितना ज़्यादा होगा,
तो आप बताओ मुझे, रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये तो इसको आगे भगाना चाह रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से तो क्या होगा, दूर जाने की कोशिश करेगा, जो अपने आप ही दूर जाने की कोशिश करेगा। और अब इसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अगर हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होगी वो क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, ऑब्वियसली कम होगी। यानी कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या रिपल्शन जो है वो जितना ज्यादा होगा, रिपल्शन जो है वो जितना ज्यादा होगा, यहाँ पे सिग्मा लिखते हैं, या रिपल्शन या स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, ये जो होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो होगी वो उतनी ही कम होगी। हम ऐसा लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये शील्डिंग इफेक्ट या फिर रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो दो फैक्टर हैं मेनली आपको याद रखने हैं कि जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी, रिपल्शन या स्क्रीनिंग ज्यादा होगा उतनी ही कम आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे दो बात याद और रखनी है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो शील्डिंग होती है अलग अलग ऑर्बिटल्स की, वो सबसे ज्यादा कौन से इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है और सबसे पास में होने की वजह से ये शील्ड सबसे ज्यादा करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो शील्डिंग करते हैं पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, डी वालों की बहुत कम होती है और एफ वालों की भी बहुत कम होती है। तो इसका ऑर्डर अगर लिखें एक ही सेल के लिए, 4a सेल, एक ही सेल के लिए बात करें तो जो शील्डिंग का ऑर्डर है वो एस का सबसे ज्यादा, पी का उससे कम, डी का उससे कम और एफ का सबसे कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 4s जो है उसकी शील्डिंग सबसे ज्यादा होगी, 4p की उससे कम, 4d की उससे कम और सबसे कम 4f के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग होगी। यानी कि एक ही सेल के डिफरेंट सब सेल्स या ऑर्बिटल्स का शील्डिंग का ऑर्डर इस तरह का होगा। दूसरा है शील्डिंग इज इफेक्टिव। अब शील्डिंग वाला ये वाला जो फैक्टर है वो कब लगाना है, व्हेन इनर सेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। जब इनर सेल्स कंप्लीटली फिल्ड होते जाएं तब ही हम ये रिपल्शन वाला फैक्टर लगाएंगे। अगर इनर सेल्स जो हैं वो सेम है और एक आउटर मोस्ट सेल में ही इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग नंबर है तो ये रिपल्शन वाला फैक्टर उतना इफेक्टिव नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि अट्रैक्शन या जेड इफेक्टिव जो होगा वो हम पीरियड्स में बात करते हैं, क्योंकि पीरियड जो है उनमें जो इनर सेल्स जो है वो फिक्स रहते हैं, तो वहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डोमिनेट करता है। और ग्रुप्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि एक एक सेल इंक्रीज होते जाते हैं, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड सेल जो है इनर सेल्स हैं वो ऐड होते हुए चले जाते हैं और उनकी वजह से शील्डिंग जो होती है वो ज्यादा होती है। तो ग्रुप्स में हम जनरली इससे एक्सप्लेन करते हैं या ये चीजें एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है रिपल्शन या शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके ट्रेंड्स की। ट्रेंड्स जो होता है, ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस पीरियड। एक पीरियड में ट्रेंड्स देखना है, उसके बाद में ग्रुप में भी हमें ट्रेंड देखना है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड में ट्रेंड्स की। देखो ये यहाँ पे इस तरह का एनसीईआरटी में ये दे रखा है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। अब ग्राफ को आप देखेंगे तो एक जनरल पैटर्न आपको क्या लग रहा है कि जो यहाँ से लिथियम से स्टार्ट किए, ये कौन से का है, पीरियड सेकंड पीरियड का ग्राफ है ना। लिथियम, फिर उसके बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और नियोन, ये इस तरह का है। अगर इसमें देखेंगे ये यहाँ पे ट्रेंड देखो आप, तो ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं दिख रहा है। इंक्रीजिंग होता है स्ट्रेट लाइन में नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ इरेगुलरिटीज हैं। इरेगुलरिटीज या जो एक्सेप्शंस हैं इनके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन इन जनरल हम बात करें तो इन जनरल क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव कर रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। और हमने अभी बात की है कि जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की ही बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, इसीलिए जनरल पैटर्न या जनरल ट्रेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी इन ए पीरियड, एक पीरियड में। क्लियर। दूसरी बात कर लेते हैं हम अक्रॉस द ग्रुप। ग्रुप के अक्रॉस क्या बात होगी, ग्रुप में अगर देखेंगे जैसे यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप की ही बात कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है। तो ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट हैं। इन ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, मतलब लिथियम का सबसे कम सबसे ज्यादा है और सीजियम का सबसे कम। तो इन जनरल हम क्या बोलेंगे, टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे, अगर हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं एक ग्रुप में, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज होती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीज होगी। ठीक, अब इसका रीजन क्या है, इसके रीजन दो रीजन है, चाहे तो आप एटॉमिक रेडियस से समझा सकते हैं या फिर शील्डिंग इफेक्ट या रिपल्शन से समझा सकते हैं। अभी मैंने जब अभी फैक्टर्स वाली बात बता रहा था तो मैंने क्या बताया था, जैसे लिथियम की बात करें, यहाँ लिथियम है तो लिथियम की बात करें तो लिथियम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद में एक फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इस तरह से। अब सोडियम में जाओगे तो सोडियम में क्या होगा, ये न्यूक्लियस के बाहर ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और थर्ड सेल जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड एक ये सेल इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स का ये वाला जो सेल है ये इंक्रीज हो गया और इसकी वजह से क्या होगा, इनका रिपल्शन ज्यादा होगा, मतलब इसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसको रिपेल करेंगे इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को, और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा रिपल्शन मिलेगा तो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो शील्डिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जो वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर में यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड सेल इंक्रीज हो गया, इसीलिए शील्डिंग बढ़ गई। और शील्डिंग इंक्रीज होती है तो मैंने आपको बताया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और शील्डिंग में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। शील्डिंग अगर इंक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। साइज से भी समझ सकते हो इसको, साइज से कैसे, जैसे देखो यहाँ लिथियम जो है वो सबसे छोटा साइज का होगा, फिर लिथियम के बाद सोडियम जो होगा उसमें एक और सेल ऐड हो जाएगा तो उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, उसके बाद में पोटेशियम की साइज और बड़ी होगी, उसके बाद रुबिडियम की साइज और बड़ी होगी, इस तरह से साइज इंक्रीज होती जाएगी। अब देखो यहाँ न्यूक्लियस सबके सेंटर में है, सबके सेंटर में ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती हुई जाएगी, जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती हुई जाएगी, न्यूक्लियस से जितनी डिस्टेंस बढ़ रही है तो यहाँ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम काम करेगा, और अट्रैक्शन जितना कम काम करेगा उतना ही ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा, और इजीली रिमूव होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी भी कितनी क्या होगी, कम रिक्वायर्ड होगी। इसीलिए जब साइज इंक्रीज होता है तो भी हम क्या बोल सकते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो या तो आप ऐसे बोल सकते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ये शील्डिंग से, या साइज से भी बोल सकते हो कि जो एटॉमिक साइज होती है उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है। जनरल ट्रेंड तो ये हमने डिस्कस कर लिए। जनरल ट्रेंड्स के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है एनोमैलीज, या फिर हम बोलें इसको एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें पीरियड में देखने को मिलते हैं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2 जगह पे हमें एक्सेप्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक तो यहाँ पे जनरल पैटर्न तो हमने बोल दिया था कि इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, बेरिलियम और बोरॉन, बेरिलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरिलियम का 899 है और बोरॉन का 801। वैल्यूज हमें याद नहीं रखनी है, हमें सिर्फ ट्रेंड देखना है कि इनकी वैल्यूज जो हैं वो क्या है, यहाँ से कम हो रहा है, बेरिलियम से बोरॉन का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, कम है। एक ट्रेंड हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होना चाहिए था कंटिन्यू इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का अगेन नाइट्रोजन से कम हो गई आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है, एक एक करके बात करते हैं। पहले इसकी बात करेंगे, फिर सेकंड नंबर पे इसकी बात करेंगे। फर्स्ट जो मैंने बोला था वही है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन द बोरॉन। होना चाहिए था उल्टा, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो किसकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए थी बेरिलियम से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रीजन समझिए, रीजन क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं बेरिलियम का Be का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं बोरॉन का, देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4
और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनके क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 एंड 2s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, है ना। ये इनर सेल है तो इनर सेल को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बनाया है यहाँ पे, ये सिर्फ आउटर मोस्ट सेल को बनाया है 2s2। बोरोन का जो है एटॉमिक नंबर 5 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p1। ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे भी ये वाला नहीं बनाया, पेनल्टीमेट सेल्स नहीं बनाने की जरूरत है, क्योंकि सारी बात हमें किससे करनी है, वैलेंस सेल से ही करनी है। तो वैलेंस सेल के ये दोनों ही 2s2 और 2p1 यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से होगा ये देखना। बेरिलियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा 2s2 से, और बोरॉन में रिमूव होगा 2p1 से। 2s जो है यानी कि s जो सब सेल जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, p जो है उससे दूर है। दोनों ही 2s और 2p दोनों ही सेकंड सेल के हैं। इसीलिए जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में यहाँ कंपैरेटिवली कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि p जो होता है वो न्यूक्लियस से थोड़ा डिस्टेंस पे होता है, जबकि s जो होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है। एक रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये 2s2 कंप्लीटली फिल्ड है, जबकि 2p1 में तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो यहां से 2p1 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है, इसीलिए यहाँ बोरोन का जो बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कंप्लीटली फिल्ड है और s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसीलिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इसकी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे देखो बेरिलियम का जो है वो ज्यादा है आयनाइजेशन एंथैल्पी, बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से कम है। क्लियर है, समझ में आया? ये किसकी वजह से, रीजन समझ में आया, दोनों इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2s2 एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, साथ में ही ये s में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, इसीलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं बोरोन से, ठीक। दूसरी एनोमैलीज के बारे में भी बात कर लेते हैं, दूसरी एक्सेप्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। सेम वही तरह का एक्सेप्शन है यहाँ पे कि नाइट्रोजन जो है उसकी एंथैल्पी जो है वो ज्यादा है और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। रीजन समझिए, रीजन अगेन वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको समझना होगा। कैसे, देखो, अगर मैं दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, ये मैंने लिखा वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा भी लिख सकते हो। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p3, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। और ऑक्सीजन का अगर लिखोगे तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p4, ये होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, अब यहाँ पे से ये 2p3 है ना, ये वाला लास्ट वाले मैंने यहाँ पे बना दिया, ये 2s2, ये वाला 2s2 और ये 2p3, और यहाँ ऑक्सीजन के लिए ये वाला जो है, यहाँ ऐसे मैं लाइन खींच देता हूँ, ये ऑक्सीजन के लिए है 2s2 एंड 2p4, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप कहेंगे सर दोनों में से ही p में से तो जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में सेम ही मतलब सेम ट्रेंड फॉलो होना चाहिए था, लेकिन नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो है ये p3 जो है ना, p3 में अगर यहाँ देखोगे तो नाइट्रोजन में p3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और p3 जो होता है वो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हाफ कितने होंगे p में 3, यानी कि नाइट्रोजन के पास एक स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि ऑक्सीजन के पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसा है, पार्शियली फिल्ड है। इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, ये सारे के सारे कैसे हैं, पार्शियली फिल्ड है, ठीक है। तो पार्शियली फिल्ड जो होता है वो कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता है। आपको पता ही है, हमने पहले भी पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी, कि जो फुली फिल्ड जो होते हैं, फुली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी की, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होते हैं वो फुली फिल्ड होते हैं, उसके बाद में हाफ फिल्ड होते हैं, और सबसे कम जो होते हैं वो पार्शियली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं ये p3, इसीलिए अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी को नहीं छोड़ना चाहता, जबकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसका हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो ये तो चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, जिससे इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिले, इसीलिए ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी है, पहली चीज।
दूसरी चीज ऐसे भी बोल सकते हो कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन जो होगा वो ज्यादा होगा, और रिपल्शन भी ज्यादा होगा तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को इस एक इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने में आसानी करेगा। दोनों ही रीजन की वजह से क्या होगा, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है नाइट्रोजन की वो ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की कम हो जाएगी। दोनों ही एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एक्सेप्शन वाले पार्ट हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये सारी। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट एक बार समझा दिया। अभी एनसीईआरटी में से देख लेते हैं, यही सारी चीजें एनसीईआरटी में ही भी दी हुई हैं। यहाँ देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन दे रखी है, इट रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। मैंने आपको सारी की सारी डेफिनेशन समझाई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वही सारी चीज दे रखी है, एक बार इसको चाहें तो आप रीड कर लीजिए, ये वही चीजें दे रखी हैं, सारी की सारी चीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी। ये ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये भी एक्सप्लेन किया है, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है ये हम बात कर चुके हैं, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी की सारी चीजें आप चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं, वही चीजें जो मैंने अभी बताई हैं वही एज सच इसमें लिखी हुई है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप अपने आप से ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका आंसर आपको और सॉल्यूशन आपको करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ में। थैंक यू।